एक बार एक व्यक्ति एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा होता है और अचानक से एक सेब उसके सर पे गिरता है और ग्रेविटेशन की खोज हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सर आइजैक न्यूटन की, जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की। लेकिन क्या सिर्फ एक सेब के गिरने से न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की? क्या न्यूटन ने पहले कभी किसी चीज को नीचे गिरते नहीं देखा था? जब सेब न्यूटन के सर पे गिरा तो न्यूटन के दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि सेब का कलर लाल क्यों है, हरा क्यों नहीं, जबकि सेब के पेड़ के पत्ते तो हरे होते हैं? तो क्या ये सेब की कहानी फेक है? आखिर कैसे हुई ग्रेविटी की खोज? इन सारे सवालों के जवाब आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1543, जब एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस की डेथ हो जाती है। लेकिन उन्होंने अपने लाइफ टाइम किए गए रिसर्च को अपने एक बुक डी रिवोल्यूशनिबस ऑर्बियम कोलेस्टियम में लिख दिया। इस बुक के अनुसार सन एक सर्कल का सेंटर है और जिस धरती पे हम रहते हैं, पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक इसी तरह चांद भी पृथ्वी के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। लेकिन पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर क्यों लगाती है? चांद पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है और सन एक ही जगह पे क्यों है? इन सारे सवालों के जवाब निकोलस कोपरनिकस अपने बुक में नहीं दे पाए थे। सालों बाद गैलीलियो के टेलीस्कोप का आविष्कार होता है और निकोलस कोपरनिकस के मॉडल को फिर से जिंदा कर दिया जाता है। 1610 जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप से जुपिटर को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी के जैसा ही जुपिटर का भी मून है और एक नहीं बहुत सारे मून्स हैं जो जुपिटर के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। गैलीलियो के अलावा एक और एस्ट्रोनॉमर था केपलर, जो निकोलस कोपरनिकस के मॉडल को मैथमेटिकली और थियोरेटिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन केपलर हमेशा प्लैनेट मार्स को लेकर कंफ्यूज्ड रहता था, क्योंकि मार्स अजीब तरीके से मूवमेंट करता था, जबकि कोपरनिकस के मॉडल के अनुसार सारे प्लैनेट एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। और अगर मार्स भी इसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वह इतना अजीब मूवमेंट क्यों करता है? केपलर ने लाखों बार कोपरनिकस के मॉडल को अपने ऑब्जर्व किए हुए डाटा से मैच करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो फेल हो रहे थे। जब थ्योरी और ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से मैच ना करे तो इस कंडीशन में या तो थ्योरी गलत है या फिर ऑब्जर्वेशन। लेकिन केपलर एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर के साथ साथ एक ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे। वो अपने ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन को लेकर पक्के थे। तभी केपलर ने सोचा कि जरूर निकोलस कोपरनिकस के मॉडल में कुछ गलती है और केपलर कोपरनिकस के मॉडल को ऑब्जर्व करने लगे। कोपरनिकस के मॉडल को ऑब्जर्व करने के दौरान केपलर ने कुछ ऐसे लॉ लिखे जो फ्यूचर में न्यूटन को ग्रेविटी की खोज करने में हेल्प करने वाली थी, जिसे हम केपलर्स लॉ भी कहते हैं। केपलर ने 2 लॉ लिखे। केपलर का पहला लॉ कहता है कि अर्थ के साथ सभी प्लैनेट सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं और सन सेंटर में नहीं फोकस में रहता है। केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब कोई प्लैनेट सन के जितना नजदीक होता है वो उतने ही तेजी से सन का चक्कर लगाता है, और जब वो प्लैनेट सन से दूर चला जाता है तब प्लैनेट का स्पीड स्लो हो जाता है। यानी प्लैनेट्स की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, इसकी स्पीड बदलती रहती है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल थे जिसका आंसर केपलर के पास नहीं था कि आखिर ये प्लैनेट्स चक्कर क्यों लगाते हैं। ऐसा कौन सा फोर्स है जो प्लैनेट्स को सन अपने चारों ओर घुमाता है? आखिर सन के नजदीक जाते ही प्लैनेट की स्पीड तेज और सन से दूर जाते ही प्लैनेट की स्पीड स्लो क्यों हो जाती है? 1642 महान एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो की डेथ हो जाती है। वो कहते हैं ना दोस्तों, लेजेंड्स नेवर डाई। गैलीलियो की डेथ होती है और न्यूटन का जन्म होता है, जो पूरे दुनिया को बदल कर रख देता है। न्यूटन केपलर के सवालों के आंसर ढूंढने में लग जाते हैं कि सन और प्लैनेट के बीच कोई फोर्स जरूर है, क्योंकि केपलर का सेकंड लॉ कहता है कि जब प्लैनेट सन के नजदीक होता है तब प्लैनेट की स्पीड तेज हो जाती है, और जब प्लैनेट सन से दूर जाता है तब प्लैनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि सन और प्लैनेट के बीच कोई फोर्स काम कर रहा है। और इसे प्रूव करने के लिए न्यूटन ने अपने 3 लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और इसका मतलब ये है कि प्लैनेट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि प्लैनेट की वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज हो रही थी। और किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और डायरेक्शन तभी चेंज होता है जब उस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। अगर प्लैनेट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता तो वो प्लैनेट किसी एक डायरेक्शन में जा रहे होते, ना कि डायरेक्शन चेंज करके सन का चक्कर लगा रहे होते। यानी कि ये कंफर्म था कि प्लैनेट पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन न्यूटन को उस फोर्स का नाम नहीं पता था। सन और प्लैनेट के बीच जो कोई भी फोर्स काम कर रहा था वो डिस्टेंस के अनुसार चेंज होते रहता है, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट सन के नजदीक जाता था तो उसकी स्पीड तेज हो जाती थी, और जैसे ही सन से दूर जाता था तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती थी। न्यूटन ने यह भी रियलाइज किया कि जो ये फोर्स है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा फोर्स लगा सकता है।
क्योंकि न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्यों पृथ्वी मून का चक्कर नहीं लगाती? क्योंकि मून पृथ्वी के कंपैरिजन में छोटा है, जिससे मून का मास पृथ्वी से कम है, इसलिए पृथ्वी मून पे फोर्स लगाती है, ना कि मून पृथ्वी पे। ठीक उसी प्रकार सन का साइज पृथ्वी से बड़ा है, इसलिए सन पृथ्वी पे फोर्स लगाता है और पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है, ना कि सन पृथ्वी का। यानी कि यूनिवर्स में मौजूद सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, पर ये फोर्स डिस्टेंस और मास के अकॉर्डिंग काम करता है। और इसलिए तो दोस्तों एप्पल धरती पे गिरता है, ना कि धरती एप्पल पे। और इस फोर्स को न्यूटन ने ग्रेविटी नाम दिया, जो बराबर होता है Gm1m2/r² के। और यहाँ से ग्रेविटी की खोज होती है। तो क्या न्यूटन के सर पे सेब गिरने की कहानी फेक है? बहुत से लोगों का कहना है कि यह बाद में बनाई गई सिर्फ एक कहानी है, और इस कहानी को एक फ्रेंच राइटर वोल्टेयर ने पॉपुलर किया था। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि यह कहानी सच है, लेकिन सेब न्यूटन के सर पे नहीं, न्यूटन के आगे गिरा था। यह भी कहा जाता है कि न्यूटन पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे, बल्कि अपने घर के खिड़की से सेब के पेड़ को देख रहे थे, और सेब को गिरता देख न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया। आप खुद सोचकर देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति जो सेब को गिरता हुआ देखता है और उसके दिमाग में ग्रेविटी का आइडिया आता है, जिसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं। क्या न्यूटन ने पहले कभी किसी चीज को गिरते हुए नहीं देखा था? दोस्तों इस यूनिवर्स में हम उसी के बारे में सोच सकते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कुछ पता हो, या फिर उसके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो सकता है न्यूटन के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। सालों से सन और प्लैनेट के बीच के फोर्स को पता लगाते लगाते उन्होंने सेब गिरता देख लिया और उनके माइंड में ग्रेविटी का आइडिया आया हो। लेकिन लोगों ने ये कहानी इतनी पॉपुलर कर दी है कि सबको यही लगता है कि सेब गिरने से ग्रेविटी की खोज हुई। अगर सेब के पेड़ से सेब नहीं गिरता तो क्या ग्रेविटी की खोज नहीं होती? आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर? कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दे। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।